आसी की आज पहली रसोई थी और उसे आज सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाना था। आसी भी खुश थी सबके लिए नाश्ता बनाने के नाम पर। लेकिन आसी की सारी खुशी उस वक्त फीकी पड़ गई जब दादी माँ ने उससे ये कहा कि उसके पति वेद और देवर देव को मीठे में मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है और आज वो अपनी पहली रसोई के मीठा बनाने की रस्म में सबके लिए और खासकर अपने पति की पसंद का मूंग दाल हलवा ही बनाए। ये सुनकर तो आसी की मुस्कान तो नाश्ता बनाने के नाम पर बहुत प्यारी सी उसके चेहरे पर आई थी, एकदम से गुम हो गई। वहीं आसी की इस फीकी सी मुस्कान को कोई और वहाँ समझे या ना समझे, लेकिन तीन लोग थे जो बहुत अच्छे से समझ गए थे। सबसे पहले आसी की ताई जी और उनकी बेटी काजल, जो आसी को बचपन से जानते थे और शायद इसलिए वो दोनों आसी की इस फीकी मुस्कान के पीछे की वजह जानते थे। लेकिन उनके साथ साथ ही शालिनी थी, जिनका ध्यान आसी पर ही था। वह आसी के होठों पर आती मुस्कान और फिर एकदम से जाती हुई मुस्कान को देख चुकी थी, पर उनको समझ नहीं आया कुछ, और फिर शायद उन्होंने उसे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। आसी आवाज़ का नाश्ता बनाने किचन की तरफ चली गई और उसके साथ इस वक्त उसकी हेल्प करने के लिए दो फीमेल सर्वेंट मौजूद थी, जो आसी की आज का नाश्ता बनाने में उसकी हेल्प कर रहे थे। आसी ने सबसे पहले मूंग की दाल को पानी में भीगने के लिए रख दिया, ताकि वो जब तक और काम करती मूंग दाल अपने अंदर पानी सोख ले। कि फिर आसी ने सोचा कि सबसे पहले वह सब नाश्ता रेडी कर लेगी, फिर उसके बाद मूंग दाल का हलवा बनाएगी। आसी ने करीब 1 घंटे के अंदर ही बहुत तरह का टेस्टी टेस्टी नाश्ता रेडी कर लिया था, और अब बारी थी सबसे मुश्किल, सबसे ज़्यादा आसी को टेंशन देने वाला खाना, मूंग दाल का हलवा, जिसकी वजह से आसी कब से टेंशन में थी और उसको अब वही बनाना था जो उसको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। मूंग दाल का हलवा बनाते टाइम आसी के चेहरे की परेशानी देखकर उसकी हेल्प कर रही दोनों सर्वेंट कहती हैं, मैम सारा नाश्ता तो रेडी हो गया और आप अब तक इतनी खुश थी, अब आप एकदम से आप ऐसे उदास हो गई हैं, क्या कोई बात है मैम? आप चाहें तो हमें बता सकती हैं। उन दोनों की बातें सुनकर आसी कुछ नहीं कहती उन दोनों से, लेकिन फिर भी वह दोनों सर्वेंट आसी की आंखों में उदासी देखकर उनमें से जो एक थोड़ी एजेड थी वह कहती है, मैम अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं, हो सकता है शायद मैं कोई हेल्प कर पाऊँ। उसकी बात सुनकर आसी कहती है, वह एक्चुअली आंटी, क्या मैं आपको आंटी कह सकती हूँ? आसी बहुत मासूमियत से पूछती है, जो देखकर वो सर्वेंट कहती है, अरे मैम आप हमें नौकरानी ना समझ अपना समझ रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप जो चाहें वो कह सकती हैं, अब अपनी परेशानी बताइए। उनकी बात सुनकर आसी कहती है, वो बात यह है कि मुझे ना मूंग दाल का हलवा बनाना नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं कभी ट्राई नहीं किया, मैंने 2-4 बार ट्राई किया था, पर हर बार उस हलवे में कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो मीठा ज़्यादा या जल जाता है, और फिर मुझे उसके लिए बहुत सुनना पड़ता था। इसलिए उसके बाद से मैंने फिर कभी मूंग दाल का हलवा बनाने की कोशिश ही नहीं की। और आज ये कहकर आसी चुप हो जाती है। आसी की बात सुनकर एकदम से वो सर्वेंट आसी की बात सुन रही थी, वह आसी की बात सुनकर कहती है, मैं आपकी हेल्प करती, पर बात यह है कि मूंग दाल का हलवा बनाना मुझे भी नहीं आता। उस सर्वेंट की बात सुनकर आसी कहती है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगी। ये कहकर आसी फिर कहती है, अच्छा आंटी आप मुझे, मेरा फ़ोन बाहर हॉल के पास वाले टेबल पर रखा है, क्या आप उस टेबल पर रखा मेरा फ़ोन ला देंगी? आसी की बात सुनकर वो सर्वेंट कहती है, फ़ोन पर इस वक्त आप क्या करेंगी फ़ोन का? आपको तो हलवा बनाना है। उनकी बात सुनकर आसी मुस्कुराकर कहती है, जो काम कोई ना कर पाए वो काम फ़ोन पर यूट्यूब ने कर दिखाया। और ये कि आसी हंस देती है, और आसी की हंसी देखकर वह दोनों सर्वेंट भी हंस देती हैं। कुछ सेकंड के अंदर सर्वेंट आसी का फ़ोन लाकर उसे देती है। उसके बाद आसी फ़ोन चलाकर यूट्यूब देखने लगती है। जितना वह यूट्यूब देखे उसमें हलवा बनाने का तरीका तो आसान था, पर बात बनाने को आए तो आसी फिर वहीं आ जाती। आसी की ताई जी और काजल किचन से बाहर खड़ी होकर आसी को परेशान होते देख रही थी, जिस पर काजल अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज तो इस फटीचर आसी की इज्जत लगी है दांव पर। जिस पर उसकी मम्मी कहती है, दांव पर नहीं, आज इस आसी की फटीचर किस्मत एक बार फिर इसको सबके सामने सर नीचा करने के लिए मजबूर कर देगी। मजा आएगा जब सब इसके बने हलवे को खाकर थू थू करेंगे। अपना तो मस्त वाला एंजॉयमेंट हो जाएगा मम्मी, क्यों?
काजल की बात सुनकर उसकी मम्मी कहती हैं, अभी क्या करने वाली है? दोनों माँ बेटी अभी वहीं खड़े थे कि तभी शालिनी जी जो किचन के पास आई थी किसी काम से, वो उन दोनों माँ बेटी की जोड़ी को देखकर अपनी दोनों आईब्रो आपस में जोड़ लेती हैं। क्योंकि जब से ये दोनों माँ बेटी आए थे, शालिनी जी को बिल्कुल भी अच्छी वाली वाइब्स नहीं आ रही थी और उनका ऐसे हर वक्त घर में कहीं भी घूमना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और अभी भी किचन की तरफ देखकर वो कहती हैं, आप दोनों किचन के पास भी आ गई। आप दोनों इस घर के मेहमान हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि घर आए मेहमान को ऐसे अपनी बेटी के ससुराल में ऐसे कहीं भी घूमते नहीं रहना चाहिए? वैसे तो हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप तो फिर भी। शालिनी जी अपनी बात अधूरी छोड़ देती हैं। पर दोनों माँ बेटी शालिनी जी की अधूरी छोड़ी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी। पर अब उनका यहाँ रुकना मुश्किल था। इसलिए आसी की ताई जी कहती हैं, वो तो हम बस ऐसे ही घर देखते हुए यहाँ आ गए, बस जा ही रहे थे। जिस पर शालिनी जी कहती हैं, जी तो जाइए, खड़ी क्यों हैं आप अब तक? शालिनी जी की बात सुनकर आसी की ताई जी मुंह बनाते हुए वहां से चली गईं, क्योंकि वो शालिनी जी के सामने किसी भी हालत में खुद को गलत नहीं दिखा सकती थी। आखिर उन दोनों को हमेशा के लिए इस घर में रहना जो था। अब वहीं उन दोनों के जाने के बाद शालिनी जी खुद से कहती हैं, पता नहीं क्यों पर हमें ये दोनों माँ बेटी सही नहीं लग रही हैं। शकल से ही लालची नजर आ रही हैं। इन दोनों माँ बेटी पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले जरा देखें तो सही कि ये लड़की किचन में कर क्या रही है। बाहर तो इसकी दोस्त इसकी बहुत तारीफ कर रही थी कि इसके हाथ का बना खाना बहुत टेस्टी होता है, पर फिर इसकी हंसी एकदम से गायब कहाँ हो गई। अपनी बात के शालिनी जी किचन की तरफ आकर बाहर से ही अंदर का सब कुछ देखती हैं। जहां उनको किचन हमेशा की तरह साफ दिखा, जो उनके ख्याल से नई नवेली बहुएं बहुत कम ही रखती थीं। पहली रसोई में ही किचन को कूड़ा घर बना देती थीं और उससे शालिनी जी को भी कुछ ऐसी उम्मीद थी। पर यहाँ उनकी सोच से बिल्कुल अलग किचन साफ सुथरा था। शालिनी जी ये सब देखकर अपने मन में कहती हैं, कह तो रही थी सब कुछ बना लेगी, पर इसने तो शुरुआत भी नहीं की है अभी। तभी तो किचन इतना साफ है और सब लोग आते ही होंगे नाश्ता करने। वैसे सही है, अब सबको पता चलेगा कि ये लड़की कितना झूठ बोली सबसे कि इसको खाना बनाना आता है, पर आता तो कुछ भी नहीं बनाना, वरना अब तक बनाई नहीं होती कुछ। सासू माँ को बताना होगा कि उनकी फेवरेट पोता बहू अपनी पहली रसोई कंप्लीट नहीं कर पाई और पहली रसोई में ही फेल हो गई। शालिनी जी अपनी बात कह किचन से जाने को होती हैं कि उनकी नज़र एक और रखे साइड के टेबल पर गई, जहाँ कुछ बाउल रखे थे और सब पर ढक्कन रखा था। ये देखकर शालिनी जी कहती हैं, सब कुछ बन गया बिना किसी गंद की, आई कांट बिलीव दिस। और वो अपने मन में ये सब कह ही रही थी कि तभी उनके कानों में आसी की उदास आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कह रही थी, आंटी हमें नहीं लगता कि हम आज मूंग दाल का हलवा बना पाएंगे। हम सबसे माफ़ी मांग लेंगे, कह देंगे हमें नहीं आता बनाना मूंग दाल का हलवा। वही जो आंटी जो आसी के खाना बनाने में मदद कर रही थी, वो कहती हैं आसी से, अरे बहू रानी आप उदास मत होइए, देखिए आपने कहाँ कुछ कम बनाया है, इतना कुछ तो बनाया है, और वो भी सबकी पसंद का ख्याल कर इतने प्यार से, वरना कौन बनाता है इतनी सारी चीजें। अब इसमें एक चीज नहीं बनी तो कोई बात नहीं, घर में सब बहुत अच्छे हैं, आपकी परेशानी समझ कोई कुछ भी नहीं कहेगा, देखिएगा आप। उनकी बात सुनकर आसी अपनी नम आवाज के साथ कहती है, शायद इसलिए लोग कहते हैं बेटियों के लिए माँ होना कितना जरूरी है। आज मेरी भी माँ मेरे साथ होती तो मुझे सब कुछ बनाना सिखाई होती, और जो नहीं समझती मैं उसे मुझे प्यार से आज समझाती। आसी की बात सुनकर वो आंटी और शालिनी जी भी हैरान थी कि क्या आसी की माँ नहीं है। हाँ, घर पर उसकी माँ नहीं, ताई जी थी, पर यह भी नहीं पता था कि आसी की माँ क्यों नहीं आई। पर शायद अब वजह समझ आ रही थी। वहीं आसी के मुंह से उसकी माँ न होने वाली बात सुनकर शालिनी जी को भी कुछ याद आ जाता है और वो वहां से जाने लगती हैं। पर फिर कुछ सोच उनके कदम वहां से जाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाते। करीब आधा घंटा बाद वेद और देव ऑफिस के लिए पूरी तरह से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। साथ में बाकी लोग भी थे, दादी पलक, शालिनी जी और आसी के मायके से आए लोग, यानी कि उसके ताऊ जी, ताई जी और काजल। वेद की नजरों में बेचैनी थी, बेचैनी आसी की एक झलक देखने की, क्योंकि जब वो सोकर उठा था तो आसी रूम में नहीं थी, फिर रूम में आई भी नहीं, तो उसे लगा आसी नीचे होगी, इसलिए जल्दी से तैयार होकर नीचे गया ताकि आसी दिख जाए। यहाँ भी आसी नहीं थी और आसी की एक झलक पाने को वेद की नजर बेचैनी से
हर जगह आसी को ढूंढ रही थी। अब उसे क्या पता कि उसका सुकून सुबह से सबके लिए नाश्ता बनाने में लगा है। इधर जब से वेद वहां आकर बैठा था, काजल की नजरें तो जैसे देव से हट ही नहीं रही थी, और देव को भी काजल की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। पर वो काजल से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि अपनी तिरछी नजरों से पलक की ओर देखता है, जो दादी माँ के साथ कुछ बात करते हुए हंस रही थी। और देव बाबू तो पलक की उस हंसी में कुछ पल के लिए खो गए। पर फिर अगले ही पल शालिनी जी की आवाज से देव अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है और एकदम से हड़बड़ाते हुए बोलता है, जी जी मॉम कहिए। देव की बात सुनकर शालिनी जी कहती हैं, अच्छा सुनो देव बेटा, कल तुम्हारे मामा जी का फोन आया था। कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि मुंबई में वो अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में तुमसे ज़रूरी बात करनी है उनको। अपनी मॉम की बात सुनकर देव लापरवाही से कहता है, तो आपको उनको कह देना चाहिए था कि बिजनेस की नॉलेज मुझे नहीं भाई को है। मैं तो खुद उनको असिस्ट कर रहा हूँ। बिजनेस में तो भला मैं उनको क्या अच्छा कुछ बता पाऊंगा। भाई बेहतर बता सकते हैं मॉम। देव की बात सुनकर शालिनी जी को गुस्सा आता है, जिसे वो मुश्किल से कंट्रोल की थी। इतने लोगों के बीच देव से कुछ भी कहना उनको ठीक नहीं लगा। वह शालिनी जी की बात का मतलब वेद बखूबी समझता था, इसलिए वो देव से कहता है, आई थिंक वेद, ये तुम्हारे करियर के लिए अपॉर्चुनिटी है। देखो ना, अलग बिजनेस तो नॉलेज भी अलग होगी, और इससे हमें हमारे बिजनेस में कुछ और अच्छे डेवलपमेंट करने के लिए बेहतर आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमको मुंबई जाना चाहिए। भाई वेद की बात सुनकर देव कहता है, आई नो भाई कि आपको ऐसा क्यों लगता है और इनके पीछे क्या वजह है। फिलहाल मैं अपने होटल पर ध्यान देना चाहता हूँ। ज़्यादा जगह दिमाग मतलब सब खराब। और ये मैंने मम से ही सीखा है। देव के मुंह से ये बात सुनकर शालिनी जी अब कुछ और नहीं कह पाती, और दादी माँ देव की बातों के पीछे छुपा मतलब बखूबी जानती थी। इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए कहती हैं, अच्छा कितनी बार कहा है खाने की मेज पर कोई काम की बात नहीं, और आज का नाश्ता आसी बहू बना रही है, तो याद रखना उसका नेक बनता है, और इस बार सबको देना है, मतलब सबको देना है। देव दादी माँ की बात सुनकर कहता है, ओ वाह, आप जानती हैं दादी माँ, मैंने आपकी पोता बहू के हाथ का टेस्टी खाना बहुत बार खाया है होटल में, और आज ऑब्वियसली अपनी भाभी होने के नाते खाऊंगा। फिर पलक की ओर देखकर, और एक इसे देखो, कोई है जो लगातार मुझे ऐसे देख रही है जैसे अपनी नजरों से मुझे खाने का इरादा रखती है, और एक है जिसे एक नज़र मुझे देखने तक की फुर्सत नहीं। ठीक है मिस पलक, मिलिए आप मुझे अकेले में, बताता हूँ। देव बंसल को इग्नोर करने की क्या सजा है। जितना तुम मेरी इन नज़रों को तड़पा रही हो ना, मेरी ओर ना देखकर देखना मजबूर ना कर दिया, बस मेरी ओर ही देखने के लिए तो कहना। बेद की बेचैन नज़र अपने सुकून को ढूंढ रही थी, और उसकी बेचैन नजरों को राहत तब मिली जब किसी के पायल की मधुर आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है, और इस आवाज को सुनकर ही वेद के बेचैन दिल को ठंडक का एहसास होता है। आसी दो फीमेल सर्वेंट की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती है। इस बीच वेद अपनी चोर नजरों से आसी को देख रहा था। आसी आज लगी इतनी प्यारी रही थी कि वो चाह कर भी अपनी नजरें उसका दीदार करने से हटा ही नहीं पा रहा था। देव जिसकी पैनी नजरें अपने भाई पर ही थीं, वो वेद की हरकतों को नोटिस कर रहा था, और मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर वेद की ओर झुककर कहता है, आराम से भाई, आई नो आज आपकी वाइफ और मेरी भाभी बहुत प्यारी लग रही हैं, जिस वजह से आपकी नजरें उन पर से हट नहीं रही। पर भाई, आपको नहीं लगता कि आपके इस तरह से देखने पर मेरी प्यारी सी भाभी को नजर लग सकती है, और किसी ने आपकी इस हरकत को नोटिस किया तो क्या सोचेगा आपके बारे में कि दी ग्रेट बिजनेसमैन वेद बंसल की घूरती नजरें अपनी ही बीवी को घूर रही हैं। घर वालों को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए भाई। अपने कमरे में आराम से देख लेना आप। अभी फोकस योर नाश्ता, क्या समझे। देव की बातें सुनकर वेद एकदम से हड़बड़ा गया। आखिर उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी, और जिसने पकड़ी वो उसका शैतान भाई था, जो अब इस बात पर उसको कितना छेड़ने और मजाक बनाने वाला था वो अच्छे से जानता था। फिर भी देव की बात सुनकर वेद कहता है, मैं क्यों भला किसी को देखूं, और जब देख ही नहीं रहा तो किसी को नजर भी नहीं लगेगी। तुम ना अपना ध्यान काम में लगाओ, वरना मुंबई की टिकट कंफर्म है। आई बात समझ। वेद की बात सुनकर देव अपना मुंह बनाते हुए कहता है, दिस इज नॉट राइट भाई। आप हर बार मुझे चुप कराने के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जब देखो मुझे चुप करा देते हो। अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, देख लेना। देव अपनी बात बोलकर
बेद की ओर से अपना मुंह घुमाकर आसी की ओर करता है, जो पलक की मदद से सबके प्लेट में नाश्ता निकाल रही थी। पलक को आसी की मदद करते देखकर देव अपने दोनों हाथों को टेबल पर टेका अपने गालों पर रखकर कहता है, हाय क्या नजारा है। दोनों जिठानी देवरानी एक साथ मुस्कुराकर काम कर रही हैं। हे ऊपर वाले, मैं हर सुबह यही नजारा देखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको हर रोज 1 किलो देसी घी के बने लड्डू भी चढ़ाऊंगा। बट मेरी रिक्वेस्ट को अपनी रिक्वेस्ट फाइल में सबसे ऊपर रखना। लोग एक बार लड्डू चढ़ाते हैं और मैं हर रोज। ओके ना भगवान जी। देव अपने मनी मन भगवान को भी देसी घी के लड्डू का लालच देकर अपना काम करवाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। भाई देव को मनी मन बड़बड़ाते देखकर शालिनी जी कहती हैं। देव अपने कानों में आवाज सुनकर देव मन में कहता है, हे भगवान जी, मेरी रिक्वेस्ट इतनी जल्दी मान ली। लेकिन देव को ऐसा लगा कि वो अपनी बात को मन में कह रहा था, पर ऐसा नहीं था। अपनी खुशी में वो मन की जगह शब्दों में बोल गया, जो कोई और तो नहीं पर देव की बगल में बैठी दादी माँ जरूर सुन लेती हैं। और वो हंसते हुए कहती हैं, बिल्कुल भगवान सुनते हैं, पर जितनी जल्दी तुमने उम्मीद लगाई है उतनी भी जल्दी नहीं। फिलहाल अपनी मॉम की बात सुनकर रहोगे तो रिक्वेस्ट की सुनवाई जल्दी होगी। दादी माँ की बात सुनकर देव हैरानी से अपनी दादी माँ की ओर देखकर कहता है, मतलब आपने सब। देव इतना ही कहा था कि दादी माँ हंसते हुए कहती है, हाँ सुन लिया। अब तुम इतने धीरे बोलोगे तो मैं क्या गनीमत समझो यहाँ बैठे सब लोग नहीं सुने। बाकी इस टॉपिक पर हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल नाश्ता करो। दादी माँ की बात सुनकर देव फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, जी दादी माँ। नाश्ता? अब तो गया देव बेटा, अब इतनी खबर ली जाएगी ना तेरी। चल बाद में बात देखेंगे। फिलहाल फुल फोकस नाश्ते पर। देव अब कहता है, क्या बात है, आज तो खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आखिर ऐसा भी क्या बना है। वही देव की बात सुनकर आसी मुस्कुराते हुए देव की प्लेट में आज जो कुछ भी बना था वो सब देने लगती है। देव अपनी प्लेट में डले इतने तरह के खाने को देखकर कहता है, अरे वाह इतना कुछ। आलू मटर मलाई पनीर पूरी रायता दाल की कचौड़ी। देव कहता है, आज तो मज़ा आ जाएगा। और ये कह वो खाना खाने लगता है। वही वेद भी अपना खाना खाता है। तो आज खाने का टेस्ट और दिन से अलग था। वेद हमेशा की तरह चुपचाप खाना खा रहा था और दादी माँ की नजरें वेद पर। वो पूछती हैं, आज का खाना कैसा लगा। जिस पर वेद तो नहीं, देव कहता है, जबरदस्त दादी माँ। आज का टेस्ट और दिन से भी सुपर था। आखिर ऐसे कैसे, और आज और दिन से अलग नाश्ता, मतलब ये सब। देव की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, वो इसलिए देव क्योंकि आज का नाश्ता आसी बहू ने बनाया है। आज उसकी पहली रसोई थी ना। दादी माँ की बात सुनकर वेद की नजरें आसी पर चली जाती हैं, जो बाकी सबके प्लेट में खाना डाल रही थी। वही सेम सवाल दादी माँ वेद से कहती हैं कि वेद, तुमने नहीं बताया तुमको कैसा लगा। जिस पर वेद अपनी शांत आवाज में कहता है, अच्छा है दादी माँ। जिस पर दादी माँ कहती हैं, बस अच्छा। जिस पर वेद कहता है, खाना हमेशा अच्छा होता है दादी माँ, बस उसका टेस्ट आगे पीछे हो जाता है। वेद की बात सुनकर दादी माँ और देव मुंह बना लेते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, खड़ूस। वहीं आसी का हाथ वेद की बात सुनकर रुक जाता है। शायद उसने इससे ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी। फिर वो खुद से कहती है, क्या आसी तू भी। उम्मीद वहां लगाई जाती है जहाँ से उम्मीद हो, पर ऐसी जगह उम्मीद ही क्यों जहाँ का रास्ता तुमको तय ही नहीं करना। कोई बात नहीं। अपने आप को तसल्ली देकर आसी सबको नाश्ता देती है। तभी शालिनी जी कुछ आसी से कुछ ऐसा कहती हैं जो सुनकर दादी माँ शालिनी की तरफ घूर कर देखने लगती हैं और ताई जी और काजल के होठों पर मुस्कान। शालिनी जी की आवाज़ सुनकर आसी के हाथ एकदम से रुक जाते हैं और दादी माँ अपनी बहू शालिनी जी से कहती हैं, शालिनी बहू, ये क्या बात हुई। अरे ठीक है, हम सब जानते हैं कि तुम सुबह सुबह इतना तेल मसाले वाला खाना नहीं खाती, पर आज एक दिन के लिए खा लोगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। आसी बहू ने कितने मन से सबके लिए बनाई है और तुम अब अपने अलग नखरे दिखा रही हो। अपनी सास की बात सुनकर शालिनी जी कहती हैं, नहीं माँ जी, हम नखरे नहीं दिखा रहे। आप भी जानती हैं कि हमें हाई बीपी की शिकायत है और सुबह सुबह इतना मसाला हम कभी भी नहीं खाते। प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। ऐसे में कहाँ किसी से कुछ भी कह रही हूँ। बस यही कह रही हूँ कि मेरी प्लेट में ये सारा खाना ना रखे, वेस्ट हो जाएगा और मुझे खाने का अपमान नहीं पसंद। इसमें मैंने ऐसा क्या कहा जो आपको गलत लगा। हासी की ताई जी और काजल मजे ले रही थी। ये सब नाटक का।
आखिर फ्री का एंटरटेनमेंट जो हो रहा था दोनों माँ बेटी का, वहीं देव भी कुछ कहने को होता है और मम कहता है कि आसी बीच में ही कहती है, क्योंकि उसे इतनी देर से बोलने का मौका ही नहीं मिला था और बात बढ़ते देखकर उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे शालिनी जी की बात में कुछ गलत नहीं लगा था। उसे भी खाने का अपमान पसंद नहीं था। आसी कहती है, एक मिनट, क्या आप लोग शांत होंगे? और फिर शालिनी जी की ओर देखकर, आप परेशान मत होइए माँ, मुझे पता है कि आपको मसाले वाला खाना नहीं खाना, इसलिए मैंने आपके लिए, ये कहकर वो एक बाउल से ढक्कन हटाकर कहती है, ये पोहे बनाए हैं, वो भी बिना मूंगफली के। आपको मूंगफली से एलर्जी है ना? मैं जानती हूँ। मैंने सुबह सबके बारे में जानकारी सब कुछ बनाया है और मैंने आपके लिए सोयाबीन भी फ्राई किया है, बिल्कुल कम तेल में। यह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, साथ में ऑरेंज जूस, तो आप ये सब खाइए। और ये कहकर वो शालिनी जी की प्लेट में भी नाश्ता डालती है। इतने कम समय में सबकी पसंद का इतना ध्यान और नॉलेज ये देखकर दादी माँ, देव और वेद हैरान थे और शालिनी जी उनको हैरानी थी कि इतने कम वक्त में आसी ने इतना कुछ बनाया, वो भी सबके हिसाब से। आसी की हरकतें शालिनी जी के दिल में कहीं ना कहीं एक अलग जगह बना रही थी। वहीं आसी की ताई जी और काजल एक बार फिर आसी के दिमाग के आगे हारकर उसे गुस्से से घूर कर देख रहे थे। सब नाश्ता करते हैं तो अब बारी थी सबसे खास खाना, यानी कि मीठा, मूंग दाल का हलवा। आसी सबके लिए छोटे छोटे बाउल में हलवा निकाल सबके सामने रखती है और हलवा देखते ही देव खुशी से कहता है, वाओ, मूंग दाल का हलवा, जानती हो मुझे और भाई को बहुत पसंद है। आसी बस हल्का हंस देती है। सब हलवा टेस्ट करते हैं और हलवा खाने के बाद सबकी नजरें आसी पर, और आसी परेशानी से सबकी ओर देख रही थी कि हलवा कैसा बना है या हर पिछली बार की तरह बेकार। तभी देव कहता है, आज का सारा नाश्ता बेस्ट है, पर यह हलवा आज का विनर है। इसको मेरी तरफ से 100 में से 100 नहीं, 110 मिलते हैं, 10 एक्स्ट्रा पॉइंट। देव की बात सुनकर सब हंस देते हैं, यहाँ तक शालिनी जी भी। उनके होठों पर ही मुस्कान थी। वही देव के मुंह से आसी के बनाए हलवे की इतनी तारीफ सुनकर तो काजल और उसकी मम्मी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं कि आसी ने ये कैसे कर दिया। ये सोच वो भी एक एक चम्मच हलवा मुंह में रखती हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी उनको ख्याल आता है कि वो दोनों आसी के बनाए हलवे को कितने चाव से खा रही हैं। दोनों को आसी पर गुस्सा आ रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। दादी वेद से हलवे के बारे में पूछती हैं तो वेद का एक बार फिर सेम जवाब सुनकर अब दादी का मन होता है अपना माथा पीट लें। जो ऐसा पोता मिला उनको, जिसे अपनी पत्नी तक की तारीफ नहीं की जाती या मेहनत लगती है। अब आती है बारी आसी की पहली रसोई के बदले मिलने वाले तोहफे की। आसी की ताई जी और काजल कहती हैं, कल तो मुंह दिखाई में इसने इतना कुछ दे दिया इस फटीचर आसी को, अब पहली रसोई में पता नहीं क्या दे दें, कहीं ये घर भी इसके नाम ना कर दें। अरे मेरी बेटी के हिस्से कुछ आएगा भी या नहीं, या इस फटीचर आसी की नौकरानी ही बनकर रह जाएगी। दोनों माँ बेटी को अब आसी को मिलने वाले तोहफों से परेशानी थी। वहीं दादी माँ कहती हैं, हम तुम्हें आज क्या दें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए ये दे रहे हैं। ये कहकर वो एक बॉक्स आसी के सामने रख देती हैं, जिसमें 2 कंगन थे। शालिनी जी उस कंगन को पहचानती थी। ये दादी माँ के दिल से जुड़ा था, जिसे वो आज आसी को दे रही थी। और ये देखकर वो और वेद, जो इस कंगन को देख चुका था, समझ गए कि आसी दादी माँ के लिए क्या मायने रखने लगी है। और ये सब सोचकर अब वेद को और ज्यादा टेंशन होने लगी थी। उसे अब डर लगने लगा था कि जब दादी माँ को उसकी और आसी के डिवोर्स वाली बात पता चलेगी तो क्या बीतेगी दादी माँ पर। दादी माँ आसी के हाथ में वो कंगन पहनाते हुए कहती हैं, ये कंगन वेद के दादाजी ने मुझे मेरी पहली रसोई पर दी थे। ये कहकर कि इन कंगन को मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने दिल के करीब रखूं इस घर में रहते हुए। और आज मैं तुम्हें भी यही कह रही हूँ, ये कोई तोहफा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है जो आज मैं तुमको सौंप रही हूँ। मेरे बाद भी इस कंगन और इस घर की चमक फीकी नहीं पड़नी चाहिए। यह अब आपकी जिम्मेदारी है। सोच लो कि यह बस कोई आम दिखने वाले कंगन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी वाले कंगन है जो आज हम तुम्हें दे रहे हैं। दादी माँ की बात सुनकर आसी के हाथ इस शादी की सच्चाई वाला ख्याल दिमाग में आता है, जिस वजह से आसी के हाथ से वो कंगन छूटने को होते हैं। और शालिनी जी, जो आसी के पास ही खड़ी थी, वो आसी के हाथ के नीचे अपने हाथ रखकर कहती हैं, आराम से संभालो बेटा, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, संयम से काम लोगी तो सब होगा।
शालिनी जी के शब्द बेशक सादे थे पर उसका अर्थ बड़ा था। वही शालिनी जी का सपोर्ट आसी के साथ देखकर दादी माँ को अच्छा लगा। दादी माँ ने आसी की पहली रसोई पर उसे अपने दिल के जो बहुत करीब अमानत थी, वो कंगन जो उनके पति ने उनकी पहली रसोई पर दिए थे, वो दे दिए। और आसी को आज ये कंगन का भार बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा था, क्योंकि दादी माँ जिस जिम्मेदारी के तहत उसे वो कंगन दे रही थी, वो कहाँ इस शादी की सच्चाई जानती थी जो महज चंद दिनों की थी। वो दादी माँ से इतना बड़ा झूठ कह रही थी, उनके प्यार के साथ धोखा कर रही थी। ये सोचकर ही आसी की आंखें नम हो गईं, जिसे उसने सबसे छुपाने की कोशिश की, पर किसी एक की नजरों ने उसकी आंखों की नमी और उसके पीछे की वजह देख ली थी। इधर दादी माँ कहती हैं, साली बहू, कल तो मुंह दिखाई पर आपने आसी बहू को कोई तोहफा नहीं दिया, आज लाई हैं या नहीं? साली जी अपनी सास की बात सुनकर उनको घूर कर देखती हैं और फिर कहती हैं, कल टाइम नहीं मिला था माँ जी, आपने ही कल की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, भूल जाती हैं आप। फिर वो कहती है, अभी आती हूँ। और ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ गई और फिर जल्दी ही सामने आई। उनके हाथों में भी एक बॉक्स था और अब एक और बॉक्स देकर आसी को घबराहट होने लगती है। आसी की ताई जी और काजल उत्सुकता के साथ देख रही थी कि आखिर उस बॉक्स में है क्या। क्या कोई कीमती तोहफा या फिर इस फटीचर की तरह फटीचर तोहफा। काजल ये बात कह हंस देती है। शालिनी जी आसी के हाथ में वो बॉक्स देते हुए कहती हैं, देखो, तुमको जानने समझने का मौका तो मिला नहीं, इसलिए तुम्हारी पसंद का भी कुछ पता नहीं था, तो मुझे जो अच्छा लगा वो ले लिया। अगर पसंद आए तो रख लेना और ना पसंद आए तो मुझे मत वापस करना। शालिनी जी की बात सुनकर देव अपना सर नामे हिला देता है कि उसकी मॉम को कुछ नहीं हो सकता, और ये रिएक्शन कुछ दादी माँ का भी था। आसी बिना बॉक्स खोले ही कहती है, माँ, आपने कुछ पसंद किया है तो अच्छा होगा, और हमारे लिए बहुत खास, क्योंकि वो तोहफा एक माँ ने पसंद किया है। आसी की बात सुनकर शालिनी जी निशब्द रह जाती है। आसी बॉक्स खोलती है तो उसके चेहरे पर एक खुशी झलक जाती है। बॉक्स के अंदर एक शिव पार्वती की खूबसूरत सी मूर्ति थी, जो दिखने में काफी सुंदर थी। आसी खुशी के साथ सबको वो दिखाती है, जो देखकर आसी खुशी से शालिनी जी के गले लग जाती है और खुश होकर कहती है, थैंक यू माँ, आप जानते हैं ये मूर्ति बहुत सुंदर है और मुझे पसंद भी। काफ़ी टाइम पहले यही मूर्ति शॉप पर देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, पर बहुत महंगी थी और मेरे बजट से बाहर। तब ये सोचा कि जब अपनी सैलरी से पैसे बचाऊंगी तब खरीद लूंगी, पर देखिए आप ले आए। कौन कहता है सास माँ नहीं होती, आपने बिना मेरी पसंद पूछे ही इतना अच्छा तोहफा दिया, और इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, फिर चाहे कहीं भी रहूं। आसी अपनी बात कहते हुए खुशी में भी इमोशनल हो गई। वहीं आसी को इस तरह से गले लगते देखकर वहां खड़े सब लोग हैरान थे, क्योंकि शालिनी जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई उनके इतने करीब आए। और आज आसी वही हैरानी शालिनी जी की भी थी, पर आसी की बात सुनकर उनको अच्छा लगा, पर सबके सामने यह जता दें ये उनके उसूल में नहीं था। वो आसी को खुद से दूर करके कहती हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, तोहफा पसंद आया, अच्छी बात है, पर आगे से फिर कभी ऐसे गले लग सकती हूँ ना। थैंक यू माँ। शालिनी जी की बात को बीच में ही काट कर आसी कहती है। वहीं आसी की बातों से एक बार फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं और दादी माँ देव से कहती हैं, मुझे लगता है तुम्हारी माँ को आसी ही बदलेगी। देख रहा है ना, तेरी माँ की बात बीच में ही काट दी। देव अपनी दादी माँ की बात सुनकर अपने मन में कहता है, मैं दिल से चाहता हूँ कि मॉम बदलें और उनके मन में जो ये नफरत की दीवार उन्होंने बना रखी है वो जल्द से जल्द टूटे। वही अब बारी आती है देव की, तो दादी माँ कुछ कहती हैं उससे पहले ही देव कहता है, आसी के पास जाकर, कहने को तुम उम्र में मुझसे कम और रिश्ते में मेरी भाभी हो, और आज रिश्ते में तुम्हारा ये देवर कम दोस्त आज किसी तोहफे की जगह ये वादा देता है कि समय जगह सिचुएशन जैसी भी हो, तुम्हारा ये देवर कम दोस्त कम भाई हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, फिर कोई और साथ हो या ना हो। देव की बात सुनकर राशि की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं और वो देव से कहती है, तो क्या मैं आपको देव भैया बुला सकती हूँ? आशी की बात सुनकर देव कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे तो शुरू से एक बहन की चाहत थी, मॉम लेकर ही नहीं आई। देव की बात सुनकर शालिनी जी देव को घूर कर देखती हैं तो सब लोग हंस देते हैं। इस पर देव आशी के सर पर हाथ रखकर कहता है, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई। और फिर चोर नजरों से बेत की ओर देखकर, अगर किसी ने तुमको परेशान किया
तो मैं उसकी खबर लूँगा, और कोई मुझे परेशान किया तो उसकी खबर तुम लोगी। बोलो, डील मंजूर है? देव की बात सुनकर राशि कहती है, मंजूर। अब बारी आती है वेद की, और दादी माँ कुछ कहती, वेद कहता है, कल संडे है तो मैं आशी को बाहर ले जाऊंगा, इसे जो लेना होगा ले लेगी। वेद ने यह बात इतनी जल्दी कही कि देव कहता है, वैसे इतना डर भाई किसका, आपकी वाइफ और मेरी बहन का या दादी माँ का? वेद फिर देव को घूर कर देखता है, जिस पर देव कहता है, अब नहीं डरने वाला आपकी इन बड़ी बड़ी आंखों से। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी टीम में मेरी बहन भी है। जिस पर वेद भी जल्दी से कहता है, हाँ पर तुम्हारी बहन बनने से पहले वो मेरी वाइफ है छोटे, भूलो मत। और वाइफ अपने हस्बैंड की बात पहले मानेगी ना, कि नए नवेले बने भाई की। वेद की बातें सुनकर राशि हैरान रह जाती है कि आखिर ये वेद कह क्या रहा है सबके सामने। और देव कहता है, वो पहले की बात थी भाई, आज का टाइम अलग है। जो साथ देगा वो साथ रहेगा, और मैं हमेशा अपनी बहन का साथ दूंगा, लाइफ टाइम। जिस पर वेद भी कहता है, हाँ तो मैं भी लाइफ टाइम साथ दूंगा, और न बस ये लाइफ बल्कि अगले आने वाली बाकी की भी सारी लाइफ आसी मेरी बनकर आएगी, सिर्फ मेरी। देव वेद को उकसा रहा था, जो बोलने को वो बात वेद कह चुका था, और वेद को होश ही नहीं था कि जल्दीबाजी में वो क्या क्या कह गया। अब जब होगा एहसास तो फिर क्या होगी बात। वेद देव के उकसाने वाली बातों में आकर आसी को अपनी सिर्फ इसी नहीं, हर आने वाली लाइफ की वाइफ मान चुका था। भाई आसी जितनी हैरान थी, उतनी उसको शर्म भी आ रही थी सबके सामने। वेद को भी अब तक अपनी कई बातों का एहसास हो चुका था, और वो खुद शर्म से पानी पानी हो गया, यह सोचकर कि सब लोग उसकी कई बातों को सुनकर क्या सोच रहे होंगे, खासकर आसी। वेद इसी सब बातों को सोच जल्दी से वहां से निकल जाता है। धीरे धीरे सब लोग अब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इधर आसी की ताई जी और काजल खुन्नस खाए बैठे थे, जिस पर काजल अपनी मम्मी से कहती है, ये सब क्या हो रहा है मम्मी? उस फटीचर राशि को तो अब सब कुछ वेस्ट मिल रहा है, और यहाँ तक कि मेरे देव जी भी मेरी ओर एक नज़र नहीं देखते, बल्कि उस फटीचर राशि को बहन बना लिया, और उस केयर टेकर पलक को देखते रहते हैं। क्या मैं उससे कम खूबसूरत हूँ, जो मेरे देव जी मेरी ओर एक नज़र भी नहीं देखते? काजल की बात सुनकर उसकी मम्मी कहती हैं, खूबसूरत? वो तो शक्ल से ही नौकरानी लगती है, वो भी गरीब नौकरानी, तभी तो उस फटीचर की दोस्त है। पर कुछ ना कुछ करूंगी, लेकिन तुझे तो इस घर में हमेशा के लिए सेट करके रहूंगी। अपनी मम्मी की बात सुनकर काजल कहती है, जो करना है जल्दी करो, पर मुझे मेरे देव जी चाहिए, मतलब चाहिए। फिर आपको जो करना पड़े करिए। इधर वेद होटल तो आ गया था, पर उसके दिमाग में बस वही बातें चल रही थी जो उसने घर पर सबके सामने आसी के लिए कही। इस वजह से वो काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। वेद खुद से कहता है, फोकस वेद फोकस, पहले तो गलती किए, अब क्यों सोच रहे हो इतना? आज तुमने भी देव की तरह बेवकूफ़ी करके दिखा ही दी। वैसे मैं जानता हूँ देव, ये जो कुछ था तुमने जानबूझकर किया, और पनिशमेंट तो तुमको मिलकर ही रहेगी। पहले आज आशी से सामना कैसे करूँगा ये समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो मैं उसे डिवोर्स देने की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ लाइफ टाइम वाइफ बोलकर आया हूँ, और वो भी बस ये नहीं, आने वाली अपनी हर लाइफ में। क्या सोच रही होगी वो तेरे बारे में, कि कैसा छिछोरा है ये? वेद खुद में बड़बड़ाते हुए ही खुद से कुछ सोच रहा था। इसी तरह कब सुबह से शाम हो गई, इसका एहसास वेद को तब हुआ जब सब लोग चले गए। पर वेद जानबूझकर रुका, क्योंकि वो आशी को फेस नहीं कर सकता था, या करना नहीं चाहता था। इसलिए लेट कर रहा था कि देर रात घर जाए, जिससे सब लोग सो चुके हों, खासकर आशी, ताकि अभी देर रात और कल सुबह जल्दी आ जाए, इसे उसका सामना नहीं होगा। वेद अपने मन में यह सोच काम करने लगता है, क्योंकि पूरा दिन तो आज घर में जो हुआ वो सोचने में ही गुजर गया था, इसलिए अभी भी काम करने लगा। इधर बंसल परिवार में आशी को अब बिल्कुल भी नया सा नहीं लग रहा था, बल्कि वो खुश होकर सबको खाना खिला रही थी। पलक ही अगले दिन आने का बोल अपने अपार्टमेंट पर चली गई। आशी सबको खाना खिलाने के बाद किचन में सर्वेंट की मदद कर खुद भी अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। यह देखकर आशी कहती है, बेसर अब तक घर नहीं आए? सब लोग तो 8 बजे तक ही घर चले गए थे, फिर अब तक क्यों रुके हैं होटल में? घर आ जाना चाहिए ना टाइम पर। यह कोई बात तो नहीं, पर शायद कोई काम होगा, या कल सुबह की बात की वजह से। आशी अपने आप में ही कह रही थी, तभी आखिरी बात बोलकर वो चुप हो जाती है और कहती है,
आज तो बेसर ने हद कर दी। सबके सामने ऐसा भी कौन बोलता है। मुझे कितनी मुश्किल हो रही थी सबकी नज़रों को खुद पर देखकर। उनको क्या पता, पहली बार ऐसा लगा कि गड्ढा खोद कर उसमें ही चली जाऊं। आसी खुद में बड़बड़ाते हुए अपने अभी पहने कपड़े बदल रात में कोई हल्का कपड़ा पहनने के लिए बाथरूम में चली जाती है, जिससे रात अच्छी नींद आए। कुछ देर में आसी बाथरूम से बाहर आकर टाइम देखती है तो अब 10:30 बज रहे थे। आसी एक गहरी सांस लेकर बेड पर बैठकर अपना फोन चलाने लगती है कि उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कहती है, शालिनी आंटी अच्छी हैं। पहले लगा था गुस्से वाली हैं जब मिली थी उनसे, पर आज जिस तरह से उन्होंने मेरी मदद की बिना मुझे एहसास दिलाए कि वो मेरी मदद कर रही हैं, आज उनकी वजह से तो मुझे इतनी वाहवाही मिली है वो सलबे के लिए जो उनकी मदद के बिना बन पाना मुश्किल था। ये बोल आसी फ्लैशबैक में चली जाती है। शालिनी जी आसी की ताई जी और काजल को किचन के बाहर खड़े देखकर उनको सुनाकर भेज दी थी और किचन में झांक कर देखी तब आसी की परेशानी का पता चला और उनको याद आया कि कैसे उनकी रसोई के पहले दिन उनको भी यही प्रॉब्लम हुई थी और तब उनकी सास ने उनकी मदद की थी और सबने उनकी कितनी तारीफ की थी। शालिनी जी वहाँ से जाने को होती हैं कि वो सुनती हैं जब आसी दोनों सर्वेंट से कह रही थी कि अगर उसकी भी माँ होती तो उसे ये दिक्कत ना होती। पता नहीं क्यों आसी के ये शब्द शालिनी जी के दिल में लगे और वो कुछ सोचकर अपने फ़ोन पर बात करते हुए किचन में एंटर करती हैं और फ्रिज के पास खड़ी होकर किसी से कहती हैं, अच्छा मूंग दाल का हलवा, अरे वो तो बहुत ईजी है। अच्छा मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा करती जाओ तुम, ठीक। और ये कहकर वो मूंग दाल का हलवा बनाने की पूरी रेसिपी किसी को फ़ोन पर बता देती हैं। ऐसा वो आसी को दिखाना चाहती थी। दरअसल वो आसी को ही बता रही थी, जिसका पता आसी को तब हुआ जब शालिनी जी के फ़ोन पर मूंग दाल के हलवे की रेसिपी बताने के दौरान कॉल आया और फ़ोन की रिंगटोन उनका झूठ सामने ले आती है। लगभग सब हो ही गया था, इसलिए शालिनी जी अपना झूठ सामने आते देखकर जल्दी से किचन से निकलते हुए कहती हैं, ये मत सोचना मैंने तुम्हारी मदद की, वो तो मैं अपनी दोस्त को बता रही थी और उसका कॉल कट गया। मुझे पता नहीं चला इसलिए उसने ही फिर से फ़ोन किया। गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। शालिनी जी अपनी बात कहकर चली गईं और आसी का मूंग दाल का हलवा भी बनवाकर चली गईं। आसी को सब याद आते ही होंठों पर मुस्कान आ जाती है और कहती हैं, आंटी आप जो सबके सामने दिखाती हैं आप बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये बात मैं जान गई हूँ। यू आर टू गुड आंटी। वहीं एक बार फिर टाइम देखती है जिसमें 11 बज रहे थे और आसी कहती है, ये अब तक नहीं आए, हद है। और बेद का इंतजार करते हुए आसी वहीं बेद के बेड पर सो गई। रात के तकरीबन 12 बजे का समय हुआ था जब बंसल हाउस के बाहर एक कार आकर रुकती है और उस कार से बाहर आकर कोई बंसल हाउस के अंदर जाता है। इस वक्त पूरे घर में शांति पसरी थी। आवाज़ थी तो मेन हॉल में लगी घड़ी की आवाज़। उस शांति को देखकर पता चल रहा था कि घर के सभी लोग सो चुके हैं। घर के अंदर आया और अपनी नज़रों को पूरे घर में दौड़ाता है और अब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है कि परिवार के सब लोग गहरी नींद में हैं। ये सब सोच वो सब सीढ़ियों की मदद से ऊपर की ओर चढ़कर एक कमरे के आगे रुकता है। कमरे के गेट के पास खड़े होकर वो एकटक उस कमरे के बंद दरवाजे की ओर देख रहा था और उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। एक पल के लिए कुछ सोच उसके हाथ उस हैंडल पर ही थम गए, पर अगले ही पल वो उस गेट के हैंडल के नॉब को घुमाता है और अपने धीमे कदमों के साथ कमरे में चला गया। कमरे में इस वक्त एक येलो ड्रीम लाइट जल रही थी और बस शांति थी, जिसका मतलब साफ था कि इस कमरे में रह रहा इंसान भी सो चुका है। तभी उस शख्स का ध्यान कमरे के बीचों बीच लगे किंग साइज बेड पर गया, जहाँ एक लड़की काफ़ी अजीब तरीके से सो रही थी। ये देखकर उस शख्स की आईब्रो आपस में जुड़ गईं और उस शख्स के कदम उस बेड की ओर चल पड़े। कुछ ही सेकेंड में उस शख्स ने बेड की दूरी तय कर ली। अब उसकी गहरी मगर शांत नजरें बस उस बेड पर अजीब सी स्थिति में सो रही उस लड़की पर थी, जो इस वक्त काफी गहरी नींद में सो रही थी। उस लड़की के होठों पर अभी प्यारी सी मुस्कान थी। शायद कोई सपना देख रही थी, कोई अच्छा सा सपना। उस लड़की के सोने की पोजीशन को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह लड़की इस बेड पर सोने के मन से नहीं आई थी, बल्कि शायद किसी का इंतजार करते करते ही उसकी आंखें लग गई थी, क्योंकि बेड के हेड रेस्ट पर उस लड़की का सर टिका था, जो एक ओर को झुकने लगा था और पैर मुड़े हुए थे, जिस वजह से उसका एक हाथ उसके बेड के नीचे लटक रहा था
और दूसरे हाथ में फ़ोन, और वह फ़ोन भी चला हुआ था। उस फ़ोन पर कोई पुराने समय के गाने चल रहे थे, जिसकी आवाज़ धीमी थी। वहीं उस लड़की को देखकर वह शख्स के चेहरे पर ना चाहते हुए भी हल्का मुस्कुरा दिया, और उसके हाथ खुद ब खुद उस लड़की के सर को सहलाने के लिए चले, और फिर उसके चेहरे पर आए कुछ बालों को जो बार बार चेहरे पर आकर उस लड़की को परेशान कर रहे थे। और ये बात उस लड़की के चेहरे पर आते जाते बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखकर पता चल रहा था। कोई शक नहीं था कि वह लड़की इस वक्त उस शख्स को कोई स्लीपिंग ब्यूटी से कम नहीं लग रही थी, जिसकी मासूमियत उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो शख्स उस लड़की को देखकर अपने मन में कहता है, ये लड़की जो इस वक्त मुझे इतनी मासूम लग रही है, वो खुली आंखों में वही चंचलता और शैतानी की निशानी बन जाती है, और कब किसको अपने बस में कर ले पता नहीं। अपने मन में कहे यह शब्द बोलकर वो शख्स एक बार फिर हल्का मुस्कुरा देता है, और जिस लड़की में इतनी खूबियां बता रहा था वो शख्स, वह लड़की कोई और नहीं, उस शख्स की अपनी पत्नी थी, यानी कि बेद की पत्नी आसी। और ये शख्स भी कोई और नहीं, बेद खुद था, जो आसी की नज़रों से बचने के लिए, जो कुछ भी उसने आज सुबह बातें बोली थी उन सब से बचने के लिए आज जानबूझकर घर देरी से आया था, ताकि घर के सब लोग सो जाएं, खासकर आसी, ताकि ना वह आसी की नज़रों के सामने आए और ना उसे आसी के किसी सवाल का जवाब देना पड़े। आसी को एक नज़र देख अपने क्लोजेट के पास जाता है और उसमें से अपने रात के पहनने के लिए कपड़े निकालकर फिर बाथरूम में चला जाता है। अपने कपड़े चेंज करने के लिए करीब 10 मिनट बाद बेद बाथरूम से बाहर आता है, और उसकी नज़र एक बार फिर अपनी बेड पर सो रही अपनी स्लीपिंग ब्यूटी पर चली जाती है। उसके बाद वो भी उसके करीब आकर कहता है, आज मैं कहाँ सोऊंगा? पहले मेरे घर, फिर मेरे कमरे, और अब तो मेरे बेड पर भी कब्जा कर लिया है तुमने मिस आसी। सॉरी, इस वक्त तुम मेरी वाइफ के तौर पर हो यहाँ, तो मिसेज आसी बेद बंसल, तो अब मैं कहाँ सोऊंगा? जाने अनजाने आज खुद बेद ने आसी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया था, उसे मिसेज आसी बेद बंसल कहकर। वेद अपने पूरे कमरे पर अपनी नज़रों को दौड़ाता है, ताकि अपने सोने के लिए कोई जगह देख सके, क्योंकि आज भी वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था और वो थकान उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। वेद को सोचता है तो उसे याद आता है कि पिछली रात आसी बेड की बगल में नीचे बिस्तर लगाकर सोई थी, पर वह जानता था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे अक्सर ठंड बहुत जल्दी लगती थी और फर्श मार्बल का होने की वजह से उसकी कमर में ठंड लग सकती थी, जिस वजह से कल शायद इस बात पर भी उसका सब मजाक बना सकते थे। इसलिए न चाहते हुए भी वेद को वह करना पड़ता है जो वह करना नहीं चाहता था, पर करना पड़ा। वेद आसी को उसकी अजीबोगरीब पोजीशन से ठीक करके बेड की एक साइड पर अच्छे से सुला देता है, और फिर कुछ दूरी पर एक साइड जाकर बेड पर सो जाता है। उसका बेड इतना बड़ा था कि उन दो लोगों के सोने के बावजूद भी उस बेड पर काफ़ी जगह थी। वह बेड की दूसरी साइड जाकर बेड पर लेट जाता है। उसका एक हाथ अपने सर पर रख कोहनी को फोल्ड कर बेड पर टिकाकर आसी को देखने लगता है, और आसी को देखते देखते पता नहीं कब उसे भी नींद आ जाती है। आज ये पहली बार था जब जाने अनजाने, शायद आसी ने अनजाने और वेद ने जानबूझकर एक साथ बेड शेयर किया था। अगली सुबह हमेशा की तरह जल्दी उठने वाला वेद आज भी और दिन की तरह अपने टाइम पर ही उठा। अब ऐसा थोड़ी था कि आसी के उसके साथ बेड शेयर करने की वजह से उसकी नींद और दिन से देर से खुलती। वो तो कल आसी की नींद जल्दी खुल गई थी, पर आज वो शायद अभी अपने मीठे सपनों की दुनिया के बाहर नहीं आई थी। सुकून की नींद ले रही थी इस वक्त वो। वेद की आंखें अपने कमरे की खिड़की से झिलमिलाती हल्की सी धूप की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ने से खुली। वो रोशनी थी सुबह के उगते उस सूरज की, जो पहली किरण जिसकी रोशनी कमरे में लगे पर्दों से छनकर आ रही थी। और वेद का चेहरा उस ओर होने की वजह से उसके चेहरे पर पड़ने से उसकी आंखें हल्के से हिलती हैं, और फिर वो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। इस वक्त भी उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, पर तभी उसे अपने गले के पास किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं, और सीने पर हल्का सा भार, जो महसूस कर वेद अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाकर देखता है, तो उसकी नजरें एक मासूम से चेहरे पर आकर रुक जाती हैं, जो किसी और का नहीं उसकी अपनी पत्नी का चेहरा था, जो शायद रात को नींद में करवट लेकर उसकी और वेद के बीच की दूरी को कम करते हुए वेद के बहुत करीब आ गई थी, और कब उसके सीने पर अपना सर रखकर और उसकी कमर पर अपने हाथ की पकड़ कस देती है।
बेद जो खुद भी गहरी नींद में था, उसे भी एहसास नहीं हुआ कि इस बात का कि उसकी स्लीपिंग ब्यूटी कब इतने नींद में उसके पास आ गई कि उसके हाथ की भी पकड़ आसी की कमर को मजबूती से थामे थी। इस बात का सबूत था बेद का वो हाथ जो अभी आसी की कमर को मजबूती से थामे था। बेद एकटक आसी के मासूम चेहरे की ओर देख रहा था और उसके दिमाग में क्या आया कि वो झुककर आसी के फोrehead पर किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी, आज की ये सुबह मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मॉर्निंग है। बेद ये शब्द कहता ही है कि उसे ख्याल आता है कि वो ये क्या कर रहा है, कैसे आसी के इतने करीब जा सकता है या उसे अपने करीब आने दे सकता है, जबकि इस शादी की सच्चाई क्या है ये तो वो भी जानता था। वो जानता था कि यह शादी अब महज कुछ दिनों की ही है। ऐसे में आसी के करीब जाना या उसे अपने करीब आने देना और फिर छोड़ देना मतलब आसी के दिल को एक बार फिर से हर्ट करना था, क्योंकि उसकी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। अपने मन में यह सब सोच बेद आसी को खुद से दूर करने को होता है ताकि आसी के जागने से पहले वो यहाँ से चला जाए और आसी को एहसास तक ना हो कि कल की रात वो और बेद एक बेड शेयर किए, क्योंकि उसको अगर ये बात पता चलती तो एम्बुलेंस फील होता, जो बेद कभी नहीं चाहता था। बेद आहिस्ते से आसी का सर अपने ऊपर से हटाता है और फिर उसी तरह संभाल कर आसी को सही से बेड पर सुलाकर खुद बाथरूम जाकर फ्रेश होता है और फिर बाथरूम से प्रॉपर रेडी होकर बाहर आता है। बेद इस वक्त बिल्कुल ऑफिस के बॉस लुक में रेडी था, जबकि अभी घड़ी में बस 7 बजे का समय दिखा रहा था और इतनी सुबह तैयार होकर बेद फिर से होटल के लिए निकल रहा था। वो एक नज़र आसी की ओर देखकर कहता है, हम दोनों ना चाहते हुए भी करीब आ रहे हैं, जो गलत है। हमारा भविष्य एक साथ नहीं है, ऐसे में हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है, ताकि किसी के मन में कोई ना पूरी होने वाली फीलिंग ना पनपने लगे। आज से ठीक 18 दिन बाद हमारा डिवोर्स होना तय है। ऐसे में मैं तुमको कोई झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता जिससे आगे जाकर तुमको दर्द हो या पछताना पड़े, और इस सब के लिए बेहतर है मेरा तुमसे जितना ज़्यादा हो सके उतना तुमसे दूर रहूं। गलती तुम्हारी कुछ भी नहीं, फिर भी सज़ा तुम्हें मिल रही है, पर मेरी ये मजबूरी है। उम्मीद करता हूँ माफ़ कर दो, और नहीं भी की तो दिल को एक तसल्ली होगी कि मजबूरी में ही सही, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ सुकून के पल जी लिए जो सिर्फ तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में आने पर मुझे मिले, और वो सुकून के पल बहुत खूबसूरत है। ये एक चीज़ जो आगे की ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी होगी। वेद अपनी बात बोलकर वहाँ से चला गया। इधर वेद के जाने के आधे घंटे बाद आसी की भी आँख खुलती है, और आँख खुलते ही वो खुद को वेद के बिस्तर पर पाकर हैरान रह जाती है कि वो यहाँ कब आई और सो भी गई, पर कैसे। और तभी उसे कल रात की बात याद आती है कि वो वेद का इंतजार कर रही थी, और बस तभी शायद उसकी भी आँख लग गई। उसकी नज़र घड़ी पर जाती है जो सुबह के 7:30 बजा रही थी, और ये देखकर आसी एक नज़र कमरे पर डालकर कहती है, क्या वो पूरी रात नहीं आए। आसी अपनी बात बोलकर आसी भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। फिर अच्छे से नहाकर बाहर आकर अपना थोड़ा बहुत श्रृंगार करती है, क्योंकि यहाँ सबकी नज़रों में वो सुहागन थी। ऐसे में थोड़ा तैयार होना जरूरी था। आसी तैयार होकर बाहर आती है कि वो काजल से टकरा जाती है। हालांकि गलती काजल की थी, क्योंकि देखकर वो नहीं चल रही थी। फिर भी आसी कहती है, सॉरी काजल दी। आसी के सॉरी बोलने पर काजल आसी का एक हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है, क्या सॉरी, हाँ क्या सॉरी, तू फटीचर इतने बड़े घर में क्या आ गई, अपनी औकात भूल गई। हाँ ज़्यादा पंख मत फैला, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा गिरे कि मुँह की खाए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, फटीचर तू निकली बड़ी तेज और चालाक, तभी तो इतने बड़े घर के लड़के को फंसा ऐस की लाइफ जीने लगी। आसी काजल की बात सुनकर गुस्से से फूल रही थी, पर किसी तरह खुद को शांत कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती थी। भाई आसी को चुप देखकर काजल को लगता है कि उसकी बात ने आसी को चुप करा दिया। वो कहाँ जानती थी कि आने वाले तूफान से पहले की शांति है जो उसको संभलने का मौका दे रही थी। पर काजल कैसे सुधर सकती थी। वो फिर बोलना शुरू करती है, वैसे तेरा तो प्यार वो कोई और लड़का था ना, फिर ये कौन, मतलब तेरा भी सही है, प्यार किसी से, शादी किसी और के साथ, और मजे दोनों। चटक। इस एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। आवाज थी तो आसी की गहरी सांस लेने की, जो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल से बाहर आने पर, काजल की फालतू और उसके करेक्टर पर सवाल उठाने पर गुस्से में आसी ने काजल को थप्पड़ मारा था। और आसी गुस्से में कहती है,
बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, पर अब बस। आप भूल रही हैं कि मैं आज भी वही आसी हूँ जिसे गलत बात ना पहले बर्दाश्त हुआ करती थी और ना मैं आज बर्दाश्त करूंगी। पहले भी मैं गलत के खिलाफ बोलती थी और अब भी बोलूंगी। बस फर्क इतना सा आया है कि अब मैं गलत के खिलाफ सिर्फ कहूंगी नहीं, बल्कि मेरे हाथ भी चलेंगे। बस डिपेंड करता है कि सामने कौन खड़ा है। अपने हाथ में रहिए आप दीदी, वही बेहतर है आपके और ताई जी के लिए। क्योंकि कह नहीं रही कुछ, इसका मतलब यह नहीं कि दिख भी नहीं रहा मुझे कुछ कि आप दोनों यहाँ क्या करना चाहती हैं। अपनी आदत से बाज आ जाइए आप दोनों, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा आप दोनों को इस घर से निकालने में। आई बात समझ मेरी? और नहीं आई तो समझ जाइए, फायदे में रहिएगा, वरना। आसी इतना बोल कहती है, अब हटिए मेरे रास्ते से। आप लोगों की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी मुझे, और भी काम है। आसी तो अपनी बात बोलकर चली जाती है इज्जत से, पर काजल की इज्जत का कबाड़ा बनाकर जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।